कौन हमारा अपना है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। इस ईद का महाज ईसा खिलवी के नाम। लाला वालेकुम अस्सलाम। ये खुद खोला है, ये खुला है। ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये सालों से खुला हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें रिसीव किया। आपको सलामत रखे। और मुसाफिरों को आप रेलवे स्टेशन ले आए मियाँ वाली के। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि यहाँ से जो मेरी शनाख्त है मियाँ वाली, तो उसका इस पे हमने अपना बचपना गुजारा, जवानी गुजारी। उस वक्त ये स्टेशन बसता था, यहाँ सारी ट्रेनें मुल्क, कराची, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, हर जगह जाती थी। लेकिन अब तो कोई ट्रेन हफ्ता हफ्ता बैठे रहते हैं, ट्रेन ही नहीं आती यहाँ। लाला, मियाँ वाली के बारे में लोग कम जानते हैं। इधर से इमरान खान निकला, इधर से मिसबाह उल हक निकला, इधर से आप आए। वो क्रिकेट खेलते हैं, आपने कुछ और किया। मगर आपने मियाँ वाली को ज़िंदा रखा पूरे पाकिस्तान के जहन में। कम लोग इधर आए, कम लोग इधर से गुज़रते हैं, रास्ते में नहीं लगता। मगर आपने ज़िंदा रखा है मियाँ वाली को। जो मुझे फीलिंग हो रही है, आप वरीड हैं मियाँ वाली के बारे में, आप सैड हैं। बच्चे को अपनी माँ से एक ख़ास किस्म का लगाव होता है, वो तो होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा है या उनको कुछ कम है जिनका आपने नाम लिया, इमरान खान साहब हैं या मिसबाह उल हक हैं, वो लेकिन मैंने तो अपने नाम के साथ मियाँ वाली लगा ली। ऐसा ही है। मैंने हर गाने में ये कोशिश की कि मैं अपने मियाँ वाली का जिक्र हूँ, और हर खूबसूरत चीज़ उठा के मैं मियाँ वाली ले आऊँ। अच्छा, पठानों के बारे में कहते हैं पठान पत्थर तोड़ता है, पठान तिक्का अच्छा बनाता है, पठान शायद बैटिंग अच्छी करता है। ये पठान के कमाल है कि वो जो काम करे अच्छा मजदूरी करता है, मगर इतना सैड पठान, इतना रोमांटिक पठान शायद ही दुनिया ने देखा हो। देखो ना, ये तो धरती अभी आप जिस पे बैठे हैं, इसी पे मैं चला फिरा, मैं जवान हुआ, इसी धरती ने मुझे शनाख्त दी। तो आज भी इस महरूमिया को शिकार है। यहाँ पीने का पानी नहीं, यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ जैसे अभी आपको बताया रेलवे स्टेशन है, ट्रेन नहीं है, और कोई सहूलतें नहीं हैं बच्चों के लिए, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जब इतनी महरूमियाँ होगी तो बंदा सैड ही होगा ना। लाला, अब ईद का मौका है, कितनी ईदें देखी हैं आपने? 65 अपने इलाके में 65 माशाल्लाह ईद देखने जा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, अगर अपना सफ़र शुरू करें आपके साथ, इसी ट्रेन स्टेशन से शुरू करते हैं। कैसे बदला है हमारा लाला, और कैसे बदला है हमारा मियाँ वाली, और कैसे बदला है पाकिस्तान आपके सामने? देख, मैं समझता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान वजहत बहुत खूबसूरत है। उस वक्त पाकिस्तान में पीने को अच्छा पानी मिलता था, बड़े लोगों का एक तरीक़ाकार था रहन सहन का, एक बड़ा खूबसूरत आपस में उठना बैठना मिलना, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना। अब हर बंदा हसूल रिज़्क़ के चक्कर में या मुल्क छोड़ रहा है, या शहर छोड़ रहा है, या अपना ख़ानदान छोड़ रहा है, या अपनी फैमिली को छोड़ रहा है, अपनी बाकियात को छोड़ रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये कि पेट में रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। मेरे बच्चे, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। मेरी माँ को प्रॉब्लम हो जाए तो मैं कहाँ ले जाऊँगा? अगर मैं अफोर्ड नहीं करता तो मेरे ज़्यादा भाई तो यहाँ अफोर्ड नहीं करते। अच्छा, जो शहर है आपका, जिसका आपके कलाम में इतना मेंशन है, इतना बार बार उसे उसकी लड़कियों को, उसके दरख्तों को, हर चीज़ को उसको आपने उसे कैप्चर किया हुआ है। अब शहर भी तो मुझे दिखाएं, रेलवे स्टेशन से निकालें। चलें आए हाँ जी। वजात क्या खरीदना, इधर आओ, तुम्हें चप्पल मियाँ वाली की चप्पल अच्छी। चूड़ियाँ यार भाभी को दे, मैं इसको लेके दूंगा भाभी को दे। लाला, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रेन स्टेशन है, इधर ट्रेन आती है नहीं आती? नहीं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया उन्होंने था, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। और ट्रेन अब बराए नाम आती है, शायद एक आध आती। अभी पिछले दिनों एक यहाँ रेलवे का वजीर आया था जी, उसने वादा किया था कि यहाँ 5 ट्रेनें गुजरेंगी, लेकिन अभी तक तो दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आता। ये ख्वाजा साद रफ़ीक आए थे और वादे करके गए थे। हाँ जी, कि 5 ट्रेनें आएंगी।
मेहमान एक अच्छी कैसे? किले वाली तो ये खास लाला ये खास मियाँ वाली की जो खास जूती दिखाओ। ये तो पूरी आ गई है पूरी है, ये इसको जरा ऊपर खींचे ना, पूरी है। ये छोटी नहीं है, ये ऊपर खींचे बस। नहीं वो जरा मेरा ख्याल है तो लाला ये मियाँ वाली की है, हाँ? ये जबरदस्त पूरी है। ये मैंने सुना इमरान खान ऐसी पहनता था। हाँ इमरान खान ऐसी पहनता है वो। इमरान खान वाली चप्पल दिखाओ। ये पैक करा दो। नहीं साइज ठीक है, पैसा हाँ साइज ठीक है, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। अब थोड़ी चूड़ियाँ ले लेते हैं बस। ठीक है। वो अच्छे डिजाइन की चूड़ी मैं तोहफा भेजनी है इस्लामाबाद, वो सोनी नहीं हो गए। अब भाभी मैं अपनी बहन से मिला नहीं, उसके टेस्ट का मुझे नहीं पता। आप अपनी तरफ से ले लें। कोई और रंग का भी है। What is लाला? ये ठीक है। हाँ मिक्स कर दे मां ना नहीं ये ठीक है सारियां। तो एक सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ ऑफ अ फादर ऑफ अ बॉयज एंड गर्ल्स कि बेटे को बड़ा करना ज़्यादा मुश्किल है या बेटी को? औलाद बड़ी मुश्किल है दोनों, माँ बाप के। मगर बेटियों को खास तौर पे हमारे सिस्टम में उनकी बहुत केयर करते हैं केयर करनी पड़ती है। और लड़कों की खैर, लड़कों की जैसे आपको वालिद साहब ने कहा था जहाँ खैर है। हमारे चलेंगे। तो लाला ये शहर की हालत, ये इमरान खान और मुस्बाउल हक के शहर की। हाँ ये इमरान और मिसबाउल हक का शहर है, लेकिन चूंकि उसकी हुकूमत KPK में है इसलिए ये सड़क नहीं बनेगी। आप कितना आते हैं शहर में अब खुद चलने फिरने? मैं चलने फिरने बाज़ार में तो कम आता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा वक्त मियाँ वाली में आप गुजरता है। खजूर लेते हैं, ले ये कोई अच्छी खजूर दे दे या। आपका नाम लाला कब पड़ा? ये सारे मुझे लाला कहते हैं। वही मैं देख रहा हूँ। मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो भी लाला कह रहे हैं। अच्छा ये हुआ कैसे? ये पता नहीं, मुझे याद नहीं कैसे हुआ। जब आतिश जमान था तो कुछ हमारी साथी कोलीग TV चैनल पे मुख्तलिफ या फिल्म में या ड्रामे में मुझे लाला कहती थी, मैं झगड़ पड़ता था। वाली से आपके ईसा खेल की तरफ अब हम आए हैं। चूँकि वक्त थोड़ा था तो ईसा खेल नहीं पहुँच सकते थे। हाँ। रास्ते में देर हो जानी थी, तो मैंने सोचा आज शाम का खाना, आप पता नहीं सुबह के निकले हुए हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं, एक आपका इंटरव्यू मैंने देखा, पुराना इंटरव्यू था, उसमें जो इंटरव्यू कर रहा था उसने आपसे पूछा कि आप हर वक्त ये चादर क्यों लेते हैं? ये हमारा जेवर है, हमारे इलाके का कल्चर है, यहाँ हर आदमी के कंधे पे आपको ये चादर ज़रूर नजर आए। मेरी चादर ज़रा मुख्तलिफ हो गई वो इसलिए कि ये मेरे चाहने वालों ने फिर उस अपनी मोहब्बतों के जो फूल निकाले वो मुझे भेजनी शुरू कर दी। तो वो वरना वो सफ़ेद चादर हो या कोई रंगदार चादर हो, बहुत लाइट सी, वो हमारा तौलिया भी होती है, हमारी जाय नमाज भी होती है, हमारी रज़ाई भी होती है, हमारा तकिया भी होता था, वही चादर। कहते हैं पठानों का कफन भी होता वो है। पठानों का कफन भी है, इसीलिए वो ज़्यादा वाइट इस्तेमाल करते हैं। मगर एक मैंने देखा, एक आप ऐसे लेते हैं और जैसे ये वाली ली हुई है, और एक आप वो कंधे पे जब आप प्ले कर रहे होते हैं और वो आप अपना थोड़ा वो सा ऐसे जब भी करते हैं ये वाला, वो उस वक्त आप मूड में आए हुए होते जी हैं। हाँ। लाला आप यो सन माशाल्लाह से सावल भी म्यूजिक पढ़ रहे हैं और थे इंजीनियर और चले गए आप म्यूजिक में, मगर एक सवाल पैदा होता है जो मैं पूछूंगा, आप दोनों से पूछूंगा। पूरे मुल्क को, पूरे खिते को, पूरी दुनिया को आपने भूलने नहीं दिया मियाँ वाली को, और मगर योर सन इज फार अवे फ्रॉम यू, ये लंदन में होते हैं, तो ये कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया? ये अपनी मर्जी इन्होंने की, जोरी गए या कैसे? बच्चों को मियाँ वाली से कैसे दूर किया? आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि हम अच्छी पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जाएं, लेकिन मैंने इनकी मुखालफत नहीं। मैंने इनको अप्रिशिएट किया कि ठीक है, मैं माहौल पैदा करता हूँ,
बाकी पढ़ना तुम्हारा काम। मैंने वो कहानी सुननी है आपसे जो मशहूर ज़माना कहानी है कि आपने कहा कि मुझे म्यूज़िक करना है और आपके वालिद साहब ने कहा नो वे। आज से 50 साल पहले अगर आप चले जाएं तो उस वक्त जो सूरत हाल थी ट्राइबल एरिया में, ख़ास तौर पे पख्तून लोग जो हैं, उनके यहाँ म्यूज़िक का इस तरह एंटर होना ज़रा मायूब समझा जाए, ज़रा क्या बहुत ज़्यादा मायूब समझा। और मैं भी इत्तेफाक से उस खत्ते में, उस ख़ानदान में, उस ट्राइबल पठानों में मैं पैदा हुआ। तो फिर वक्त और हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं बाकायदा म्यूज़िक सीख सकूं। तो अब भी मुझे आप यतीम आर्टिस्ट कह लेते हैं या एक खुदरो पौधा कह सकते हैं मुझे। हुआ क्या था, स्टोरी क्या है, आज बता दें कि जो मैंने सुना है कि आप पहले नहीं बताया तो अब क्यों बताऊंगा। मैंने सुना है एक जोड़ी चप्पल थी, एक आपका ये जोड़ा था, एक आपकी चादर थी और आप निकल गए और आपने मोड़ के नहीं देखा कि क्या होता है। ये क्या मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि आर्टिस्ट पैदा होता है, बनता नहीं। ये जो कुछ मेरे गले में है या मेरे सीने में है, मुझे अल्लाह की तरफ से देन है। मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी कि मैं सिपाही बनूं या बाप से थोड़ा बहुत मुखालफत करके मैं डॉक्टर बन जाऊं, इस हद तक गुंजाइश थी। तीसरी कोई बात नहीं। तो इतना डिस्ट्रेस क्यों था वालिद साहब के साथ? क्या सख्त आदमी थे? बहुत सख्त आदमी थे और मैं नहीं समझता ऐसा, हालांकि मैंने मतलब ये आदतन या आपको देख के? नहीं, मैंने उसको हंसते हुए नहीं देखा। मेरी जितनी भी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी, वो बड़े सख्त मिजाज थे और एक स्टाइल से वो रहना पसंद करते थे। उनको पसंद नहीं था और लास्ट टाइम तक, मरते दम तक उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अम्मा हजूर कहती थी कि जब आप नहीं होते तो तुम्हें गैरादरी में सुनता है। Really? अम्मा कहती थी Really? जिस तरह तुम्हें मिलते हैं उस तरह अंदर से वो तुम्हें बहुत प्यार करते, तेरे लिए बहुत दुआ करते। लाला, अब वो जो आप सुना रहे थे किस्सा टीचर साहब का, हाँ, जब मैं हाई स्कूल में आया तो ये यहाँ बैठे इसके सामने कस्बा है ढेर उमैद अली शाह, तो वहाँ के हमारे उस्ताद थे उस ज़माने में, वो एम ए इंग्लिश थे। उन्होंने एक दिन कहा, जब स्कूल की क्लासें पीरियड ख़त्म होते थे तो एक पीरियड होता था जिसको बद में अदब का पीरियड कहते थे कि सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो उस दिन हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद नासरुद्दीन शाह बुखारी साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने फरमाया कि आज हर बच्चा कुछ न कुछ सुनाएगा। उनके फरमाने पर किसी ने कोई लतीफ़ा सुनाया, किसी ने कोई कहानी सुनाई, किसी ने कोई नज़म सुनाई, किसी ने जो कुछ जिसे आता था वो उसने सुनाया। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने फरमाया कि अताउल्लाह तुम क्या सुनाओ। तो उन दिनों में सलीम रज़ा हमारे एक बहुत बड़े गायक थे, अल्लाह उन्हें बरी के रहमत करे। उनका एक गाना था, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। ये गाना मैंने जब उन्हें सुनाया, उन्होंने जो मुझ में महसूस किया, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुमने आना। मैं डर गया कि इतना सख्त मिजाज उस्ताद है, रोज़ इतना मार दिल पड़ किसी की याद में वाला होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वाह, ये गाना वाह। तो ये टीचर साहब को सुनाया, ये जबरदस्त। सुना है उन्होंने। सब स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने कोई बात नहीं की, रूटीन में ठीक है बैठ जाओ। मैं भी अच्छा, कुछ फीडबैक नहीं दी? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि शाम को आपने हॉस्टल में आना है। वो उनकी रहाइश हॉस्टल में होती थी। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया कि उस्ताद मोहतरम शाम को तो अब्बू हजूर मुझे घर से नहीं निकलने दें, और था भी ये सच। तो उन्होंने कहा कि उन्हें आपने कहना है कि सैयद नासरुद्दीन शाह बुखारी साहब ने मुझे कहा है कि तुमने आना है। तो शाम को मैंने अपने वालिद से इसका इजहार किया। तो उस वक्त मोबाइल या टेलीफोन का तो दौर नहीं था। उन्होंने नौकर को कहा कि इसके साथ जाओ, क्या ये वाकई उधर ही जाता है या कहीं और। शाम का वक्त था, हम पहुँचे तो शाम की अजान हो चुकी थी। तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ ली उन्होंने। फिर उसके बाद मुझसे गोया हुए कि आ गए। मैंने कहा जी तो मैं आ गया। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो ताउल्ला, तुम्हें अल्लाह ने टैलेंट दिया है, इसको ज़ाया मत करना। अगर तुमने ज़ाया किया तो अल्लाह मियाँ तुम्हें इसकी सज़ा देंगे, ये अल्लाह की एक नेमत है। फिर उन्होंने मुझे रफ़ी का गाना याद कराया, किशोर कुमार के गाने याद। कौन सा?
किधर से शुरुआत करवाई, रफ़ी से या किशोर से? रफ़ी साहब का गाना था वो कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो, कोई मुझसे पूछे। और मुकेश के बहुत गाने उन्होंने मुझे इसलिए याद करवाया कि मेरी चिप में भी चूँकि सैडनेस है, बिल्कुल है, तो चिप में, डीएनए में। और मुकेश के गले में भी वो इसी तरह उदासी का, और उसने ज़्यादा अलमिया गाने गाए, तो मुकेश को मैंने बहुत गाया। ये सवाल बनता है रफ़ी, किशोर और मुकेश पे, आपके लिए आपका फेवरेट इन तीनों में से? मुकेश ज़्यादा पसंद, वो शायद इस वजह से कि मेरी थोड़ी सी उसमें वो शायरी का, उसके हिस्से में ऐसी शायरी है शायद। मगर वो परेशान बहुत करता है, सैड करता है मुकेश। उस वक्त मैं परेशान होना चाहता हूँ, ये वजह थी। लाला, आप इस वक्त हाई स्कूल में थे, 16 साल उम्र होगी, 15-16 ऐसी होगी। आई एम सॉरी, मगर 15 साल 16 साल का लड़का, चिप हो या ना हो उसमें, वो सैड कैसे हो सकता है? आप इतने सैड कैसे थे और अभी तक कैसे हैं? उसकी शायद वजह, एक वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये आती है कि लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कभी खेलने नहीं दिया, कभी दोस्तों में रहने नहीं दिया, और हमेशा उसने कोशिश की कि मेरे साथ रहे मेरा बेटा, यानी स्कूल टाइम के बाद उसकी नज़रों के सामने रहूं, वो उसके नॉलेज में हो कि मेरा अताउल्ला इस वक्त किधर है। तो उस सिस्टम में मैं, चूँकि दोस्त अहबाब नहीं मिले, बहन भाई भी वालिद की सख्त मिजाजी की वजह से बहुत कम गो थे, आपस में तो शायद वो बोल लेते हो, मैं उनसे कुछ थोड़ा ज़्यादा अलग हो गया। और मेरा ख्याल है कि मेरे ख़ानदान वाले अब्बू को ताने देते थे कि तेरा बेटा जो है वो मिरासियों वाला काम करता है, इस वजह से। इधर रुकें लाला, ये क्यों है इस कल्चर में अब भी ये मिजाज, ये एटीट्यूड, ये जो हमारे अंदर का घटियापन? आप ये देखें कि अब मेरी बेटी अगर गा रही है तो वो तो हो गई मेरा से, किसी अमीर और आदमी की बेटी जब वो करती है तो वो आर्टिस्ट हो जाए। हम मुनाफिक लोग, हमारा सिस्टम मुनाफिक, हम देखने में कुछ और हैं, अंदर से कुछ और, कि हम अपने लिए तो कुछ भी पसंद करते हैं लेकिन दूसरों के लिए हमने हदें मुकर्रर की। खाने का वक्त, मेरा ख्याल है आपको भूख लगी, आप सफ़र करके आए तो आए पहले खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लगी। ऐसी बातें करके भूख ही लगवाएंगे लाला। आए। लाला, खाने का शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अच्छा लगा? हाँ वाकई, शुक्र। चाय हो जाए। चाय का मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, चाय अभी है। हर आर्टिस्ट का उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी कुछ आदतें होती हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के मजमून लिखते हैं, कुछ लोग पूरी रात जाग के मजमून लिखते हैं। अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि राइटर से मेरा ज़्यादा रहता है। आपका क्या प्रोसेस है? क्योंकि अपनी शायरी करना, अपना म्यूज़िक कंपोज करना और उसके ऊपर 450 एल्बम्स जो आपने माशाल्लाह से प्रोड्यूस की हैं, आपका जो भी मेथड है वो बहुत प्रोडक्टिव है, क्या है उसमें? शुरू में मैं जिस रेडियो पे जाता था या टीवी पे जाता था तो मैं तो जाहिर है जो कुछ मुझे आता था मैं वही सुनाता था। मुझे कोई मालकान सुजातिंदड़ा या मुझे दरबारी तो आता नहीं था, अलिफ पे तो आती नहीं थी कि मैं वो सुनाता, तो मुझे मुकेश का गाना सुनाना पड़ता, रफ़ी का गाना। तो वो कहते भाई तुम्हारे पास अपनी कोई चीज़ है तो वो बताओ, ये तो हम ऑन एयर नहीं कर सकते। और वाकई वो दौर ऐसा था कि हम इंडिया के गाने पीटीवी पे नहीं चला करते थे। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरे अपने इर्द गिर्द इतने अच्छे अच्छे शायर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो लिख लिख के घर में संदूक में डाले जा रहे हैं। मैं फिर उनके पाँव में जाके बैठा, यार मुझे कुछ दो, मैं गाना चाहता। मसलन कौन कौन था? मसलन आडा खान नुतकाल थे, वो अगर आप इधर से सरगोदा जाएँ तो रास्ते में आता है। मुनव्वर अली मलिक प्रोफेसर थे इस जगह से जहाँ हम बैठे,
फारूक रोखड़ी साहब थे हमारे मियाँ वाले के बहुत बड़े शायर, सोना खान बेबस बहुत बड़े शायर, उसे आप सराय की कमीर दर्द कह सकते, और मजबूर ईसा खेल भी, हमारे ईसा खेल के। क्या नाम है मजबूरी से खेल? उसके इतने अच्छे वो गीत लिखता था जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। एस एम सादिक साहब थे, मज़हर न्याज़ी, प्रोफेसर मज़हर न्याज़ी साहब थे, हैं बल्कि। ये वो शायर हैं जो मेरे साथ मतलब मुनव्वर अली मलिक साहब दिसंबर की रातों में मेरे साथ बैठा करते, और मैंने कहीं से कोई गाना ढूंढा है फोक बहुत पुराना जो बाप दादा परदादा से चला आ रहा है, तो मैंने उसको ट्यून सुनाई, यार इस ट्यून पे कुछ लिखो, तो उसने लिख दिया। अच्छा, तो आप मतलब टू वे था? हाँ, आप लेते भी थे? हाँ, और आप मैं बताता भी था कि यार ये ट्यून है, मुझे अच्छी लगी है। आप कितनी देर में ट्यून बिठा लेते थे इन बैठकों में? कभी कभी एक गो में, या प्रैक्टिस करते थे, या गुनगुनाते थे? कभी कभी तो ऐसा आमद होती थी ना, इसमें मैं समझता हूँ ये आमद का भी एक सिलसिला होता है। क्रिएशन अब तैयार हो के हैं कि मैं ये क्रिएट जहाज बना लूँगा, तो नहीं बना सकता, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली होती हैं। अब मुनव्वर अली मलिक साहब ने मुझे एक गाना दिया, वो इसी सराय की ज़ुबान का, सारी रात रुनिया में। सारी रात रुनिया में पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया। जो उन्होंने मुझे उसी वक्त दी, उसी वक्त मैंने गाने की कोशिश की, और अल्लाह की फजल करम से ये खूबसूरत धुन बन गई। वो मेरा सुनने वाला कहीं भी है, भले वो साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, कैलिफोर्निया में है या फिजी में है, वो ये गाना ज़रूर सुनता हूँ। जो अपना कलाम है वो कब शुरू किया? वो एक खास प्रोसेस? ये सारा अपना कलाम ही समझ लो। जब मेरे साथ साहिब इल्म लोग, ये जिस मुनव्वर अली मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये एम.ए. इंग्लिश थे पुराने ज़माने के, वो मेरे लिए लिखते थे और मैं गाता था। मैं खुद शायर नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एक आध शेर लिख लेता था। एक गाना बहुत ज़ुबान ज़द आम हुआ, वो हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, उस्ताद अमीर हुसैन मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे गाना दिया तो मुझे कुछ उसने अपील नहीं किया, लेकिन उनकी अल्लाह ने सलामत रखे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वो गाना गाऊं। मैंने कहा यार मुझे अपील नहीं कर रहा ये गाना। जब उसने बहुत मजबूर किया तो मैंने उसे कहा कि यार एक शर्त पे मैं गाता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। तो मैंने कहा मैं इसकी अस्थाई बदलना चाहता हूँ, अगर अस्थाई मैं अपनी तरफ से लिख लूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा, या किसी से मैं लिखवा लूँ अपनी पसंद की अस्थाई। तो उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम कर लो। वो अस्थाई मैंने खुद लिख ली, और वो अस्थाई मेरी ज़िंदगी, मेरी कैरियर, मेरे 60 साल 50 साल की गायकी का निचोड़ बन गया। कौन सा गाना वाला? कौन सा? कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, हमें वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहती, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। अनबिलीवेबल। ये मैं वेट कर रहा था कुछ, मेरा ख्याल है कि 30-32 साल वेट मैंने किया है इसका। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ताला, जो हम देखते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बटा भी हुआ है, और एक दूसरे को एक अलग अलग नज़रों से देखते हैं, मगर जो ये आपका इलाका है, जो सिराई की बेल्ट है, इसको अक्सर पाकिस्तान प्यार से देखता है। सिराई की बड़ी सॉफ्ट ज़ुबान है, बड़ी सूफियों की, शायरों की, रोमांटिक्स की ज़ुबान है, मगर सिराई की बेल्ट का शहज़ादा जो है वो 90% आपके जो गीत हैं, आपकी जो गज़लें हैं, वो एक मरोस, सोबर, सेंसिटिव, दर्द भरा, दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू आने वाला जो मूड है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। ये पर्सनल आपका एक ब्रांड है, या ये सराय की बेल्ट, या क्योंकि जो आप सराय की बेल्ट, पहली बात तो मैं इतना बड़ा जुल्म था जब मैं एंटर हुआ इस फील्ड में। सरायकी को अलग ज़ुबान मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारा कोई इदारा।
वो कहते थे कि ये पंजाबी की एक ब्रांच है। मैंने मजबूर कर दिया उन्हें। मेरे आने के बाद सराइकी ड्रामे भी चले, सराइकी को अलग ज़ुबान तस्लीम किया गया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये ज़ुबान की शनाख्त होनी चाहिए। ज़ुबान इतनी खूबसूरत मेरी नहीं, ख्वाजा फरीद की ज़ुबान। मैं समझता हूँ कि अरबी के बाद अगर कोई ज़ुबान मुतासर करती है तो वो सराइकी है। हर फूल की अपनी खुशबू होती है। उर्दू है, पश्तो है। लाला, आप इतना रुलाते क्यों? आप मुझे पहले, और ये मैंने सुना हुआ है, अब आप क्लैरिफाई करेंगे, आपका दिल बचपने में टूट गया था। बहुत सारी महरूमी है। एक तो ये कि देखो ना, 15-16 साल का बच्चा हो और उसको घर वाले घर से निकाल दें, ये कह के कि यार ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये किसी काबिल है ही नहीं। तुम्हें तो हम इतना मौका दे रहे हैं, जिंदा रहने दे रहे हैं, ये आप इनायत समझो हमारी, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए और उसको घर से निकाल दिया जाए। आपको मारा गया था, पीटा गया था? इतना मारा गया था, इतना पीटा गया था कि आप तसव्वुर ही नहीं करते। शायद मैं खुद काश में पकड़ा जाता तो इतना न पीटते जितना मुझे पीटा गया। मुझे जायदाद से आग कर दिया गया, ख़ानदान में रिश्ता नहीं मिला मुझे। इससे ज़्यादा क्या महरूमियाँ हो सकती हैं। फिर जो जिस बात का तुम जिक्र कर रहे हो वो अपनी जगह, एक इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं से वो मुतासर ज़रूर होता है। हर जवान आदमी, आप पे भी शायद आया हो। ऑफ कोर्स। तो अब महसूस करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो कुछ लोग इश्क करते हैं, उनका कुछ सोचने का अंदाज़, कुछ महसूस करने का अंदाज़ और होता है, मेरा और होता है। कोई बात नहीं, ऐसा भी कौन है कि सब अच्छा कहें, जैसे ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हज़ारों और ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करेगा और अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। एक तिश्नगी रह गई, वो आज भी महसूस अंदर होती है और रहती ज़िंदगी तक महसूस होती है। कैसे महसूस होती है, क्या फील करते हैं? रिग्रेट फील करते हैं? ज़ाहिर है वो एक तो ये होता है कि यार मैं क्या इस काबिल नहीं था कि जहाँ वो आज है वहाँ मैं क्यों नहीं होता, क्या कमी थी मुझे। इब्न इंशा का एक बहुत अच्छी मैंने नज़म गाई है, सब माया है, जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, फिर शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है, सब माया है, सब माया है। तो अगर मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ यही वजह थी। अगर कुछ होता तो शायद ये वजह ना होती। और एक और बात तो मैं बताऊँ वजह कि अगर वो मुझे मिल जाता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। Really? कहाँ होते? शायद कोई ट्रक चला रहा होता, शायद कोई पुलिस में होता या आर्मी में। लाला, माजी में इतना माजी में रहते हैं, इतना माजी में रहते हैं कि इतनी सक्सेस के बाद इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है माशाल्लाह से। आप मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनी जगह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपनी जगह, ये जो एक अंदर का टूट फूट का निज़ाम है उसका अपना एक मज़ा। तो सियासी सुई आपकी किधर अटकती है, किस पे दिल लगता है? तारीखी कोई लीडर या आजकल का कोई मैं कौन? आप इतनी, आपने 65 साल माशाल्लाह से। मैंने चूँकि कायदे आज़म को करीब से नहीं देखा पढ़ा, तो उनकी शख्सियत के बारे में जो पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है, वो से बहुत मुतासिर। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ मैंने थोड़ा सा काम किया, जलसे में पहुंच जाना या उनकी पार्टी के लिए काम करना। लेकिन हुआ यूँ कि जब इलेक्शन हो गया, भुट्टो साहब जीत गए। अब भुट्टो साहब को मेंबर्स की ज़रूरत थी। अब यहाँ से जो मेंबर उन्होंने चुना अपने लिए, वो हमारा सख्त खिलाफ, उसी को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। तो मैंने तौबा कर ली। भुट्टो साहब के बाद कोई ऐसा लीडर जिससे आप इंस्पायर हुए हो? चलें, भुट्टो साहब जिस राह पे थे उससे अलग चले गए। भुट्टो साहब के बाद मैं इमरान खान से मुतासर हूँ, तो मैं समझता हूँ उसे अपना लीडर है। मैं अब उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरी मुल्क को, मेरी कौम को इस गर्दाब से निकालेगा। जिस उम्मीद से
آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ obviously اپنے علاقے کو اور اس کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں. I hope اور ہیوی و نیازی تو انشاءاللہ ہوپفلی کم از کم یہ علاقہ تو صحیح ہو. میں نے اور بھی دیکھنا ہے. مگر لالا آج جدھر سے آپ نے وہ مجھے چپل لے کے دی ادھر اتنی بڑی تصویر راحیل شریف کی لگی ہوئی تھی. راحیل شریف کی ماشاءاللہ آپ کو بہت تصویریں نظر آئیں گی اور خاص طور پہ ٹرکوں کے پیچھے بھی آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے ان کی تصویر. وہ محبت ہے لوگوں کی. ہر پوری قوم اس سے امید لگائے بیٹھی ہے. آپ اور میں تو آپ کے وساطت سے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. واو, بڑا پریشر ڈالا آپ نے راحیل شریف پہ. تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں راحیل شریف صاحب کو. اللہ انہیں زندگی دے. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شروعات کی ہیں اس کا اختتام بھی اتنا خوبصورت ہونا چاہیے. ڈن ہو گیا, انشاءاللہ. ڈن ہو گیا. تو کبھی دیکھو تو ذرا ہم کیسے جیے تیری خاطر.